Hello everyone, my name is Vicky Negi and welcome back to my YouTube channel Education for Everyone. Friends, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th NCERT साइंस का चैप्टर 5th स्टार्ट किया था विच इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है या प्लांट बॉडी कैसे बनी है, राइट। तो आज वो चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा शेड्यूल की वजह से थोड़ा वीडियो डिले हो गई है, बट अब आपके लिए मैं वीडियोस लेके आया हूँ और ये सेकंड पार्ट है उस चैप्टर का, ठीक है। और आपको बता दूं, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो जनरल स्टडीज़ के पर्पज़ से उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए या सिविल के लिए भी, साथ ही साथ एसएससी के सारे स्टूडेंट्स या कोई अदर ओपन एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है मेरी वीडियोस। और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो वीडियोस हेल्पफुल हैं ही। फ्रेंड्स, मैं इन वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज यूज करता हूँ सो दैट किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2। सो लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी थी, ठीक है, सेल बना कैसे है, किस चीज से बना हुआ है, और बेसिक उसका हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, राइट, सेल मेम्ब्रेन। आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में हमने थोड़ा ओवरव्यू देखा था, आज उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। सो प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, राइट। अब प्लांट सेल जो होता है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो उसकी बाहर की सेल की वो मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा एक जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल भी होती है, ठीक है। सेल वॉल नाम से पता चल रहा होगा, एक दीवार की तरह है, राइट, दीवार की तरह काम करती है। वॉल क्या करती है, किसी भी चीज को टफ बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, प्रोटेक्टेड रखती है, सिक्योर रखती है। सो द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर होती है, राइट। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज, ये याद रखना है। और वो सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, ठीक है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell wall away from the cell wall, right। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, राइट। प्रोसेस होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, डिफ्यूजन का ही एक प्रोसेस है, डिफ्यूजन से मिलता जुलता एक प्रोसेस है। जैसे डिफ्यूजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर, राइट, या सेल के अंदर, तो सिमिलरली ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में देख चुका था ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऐसे ही सेलुलोज क्या एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेल वॉल को। तो हमने बताया वॉल का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सिक्योर करना, प्रोटेक्टेड रखना। तो जो सेलुलोज है वो स्ट्रेंथ देता है सेल वॉल को। साथ ही साथ जब लिविंग प्लांट, ठीक है, जब पानी लूज करते हैं, ठीक है, पानी निकलता है उनके अंदर से, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू निकलता है, ऑस्मोसिस के। और इससे क्या होता है, जब किसी सेल के अंदर से पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा वो, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो कंटेंट होंगे सेल के वो सेल वॉल से दूर हो जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होके ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल वॉल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, राइट। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस, राइट। जब उस सेल के अंदर से जो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर निकल जाएगा और जो उसके कंटेंट्स होंगे वो सेल वॉल से दूर हट जाएंगे, तो दिस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, याद रखना है, ओके। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग द एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझ सकते हैं, चलिए। माउंट द पील ऑफ अ रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो रियो लीफ एक पत्ती लेनी है रियो प्लांटर की, राइट, उसको स्लाइड में रखना है साथ में पानी के साथ, राइट, हाई माइक्रोस्कोप के अंडर। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब जो माइक्रोस्कोप में आपको जो ग्रीन ग्रेन्यूल्स दिखेंगे छोटे छोटे, राइट, वो क्या होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, राइट। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। सो जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या करते हैं, इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे किसी भी प्लांट या लीफ को
क्या मिलता है, ग्रीन कलर मिलता है। तो क्लोरो, क्लोरो मतलब होता है कलर, ठीक है। और फिर ये जो है ये ग्रीन, ये जो ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसका है, उसको दिखाता है ग्रीन कलर को। तो क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर किन की वजह से होता है, किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, राइट। Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe under a microscope. What do we observe? Now place some Rio leaves in boiling water. अब आपने ये वाला देख लिया, प्लांट जो लीफ को आपने पानी के साथ रखा था और उसमें शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन डाला और ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है आपको, कि सेम उसी लीफ को, मतलब दूसरी लीफ को, रियो की लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालना है कुछ मिनट के लिए, ठीक है। इससे क्या होंगे, दिस किल्स द सेल्स, अब जो सेल्स होंगे वो मर जाएंगे उस लीव के, राइट। तो देन माउंट वन लीव ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। आप उस लीव को जिसमें डेड सेल हो चुके होंगे उसको ऑब्जर्व कीजिए। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीव ऑन द स्लाइड, ठीक है। दोबारा वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन। व्हाट डू वी फाइंड, डिड प्लाज्मोलाइसिस अकर नाउ, क्या दोबारा प्लाज्मोलिसिस होगा। प्लाज्मोलिसिस पता चल गया ना, भी हमने पीछे देखा था कि वाटर का निकल जाना है, राइट। इट appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis। समझ गए आप। तो सिर्फ जो लिविंग सेल होते हैं जिनके अंदर लाइफ है, राइट, वो ही प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस को कर पाते हैं। दे आर एबल टू डू दिस प्रोसेस, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस, जिसमें वाटर एब्जॉर्ब करता है कोई भी सेल। तो ओनली लिविंग सेल कैन डू दिस प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। डेड सेल्स कैन नॉट। चलिए, नाउ सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। अब जो सेल वॉल क्या है, वो दीवार की तरह काम करे, टफ है, रिजिड है, राइट, स्ट्रॉन्ग है। तो ये परमिट करती है सेल को, प्लांट के या फंगाई के या बैक्टीरिया के, कि वो विदस्टैंड करे कितना भी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट हो, काफी ज्यादा उसमें बाहर मीडियम में लिक्विड हो। तो एक्सटर्नल मीडिया से जो भी वो वाटर आएगा वो इतना कर सकता है कि वो बर्स्ट नहीं होगा, राइट, इतना एब्जॉर्ब कर सकता है। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो इस मीडिया में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर लेता है सेल, राइट। द सेल स्वेल्स, अब पानी आएगा सेल के अंदर तो फूलेगा ही, राइट। तो स्वेल करेगा, बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। अब ये सेल है, राइट, तो जब पानी एंटर करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू तो यहाँ पे फिल होता रहेगा, राइट। और यहाँ वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, सेल वॉल पे, राइट। तो क्या होगा उससे, द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल। अब जो वॉल है ये भी इक्वल प्रेशर करेगी, जब सेल फूलता रहेगा तो स्वेल करेगा तो वॉल भी प्रेशर करेगी इक्वल। तो यहाँ से प्रेशर बन रहा है अंदर से, यहाँ पे सेल वॉल भी इक्वल प्रेशर जनरेट कर रही है बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स, ठीक है। सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। तो ऐसे सेल्स जो प्लांट सेल हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, और एक चीज याद रखना, ओनली प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, राइट। सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के पास होता है, लेकिन द सेल वॉल, वॉल दीवार ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के पास होती है, राइट। तो ये जो सेल वॉल है ये सराउंडिंग के साथ विथस्टैंड करने में हेल्प करती है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं होता। नाउ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या है, ये हमें सेल, अभी हमने देखा सेल, राइट। तो इसके अंदर जो सेंट्रल उसका मेन होता है न्यूक्लियस, जो उसका मेन पार्ट है, राइट, न्यूक्लियाई है जिसे कहते हैं। रिमेंबर द टेम्पररी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील वी प्रिपेयर्ड, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर नहीं देखा तो आई बटन में लिंक है, वीडियो को दोबारा देखिए, वहां देखिए, तब चैप्टर को कंटिन्यू कीजिएगा। तो अनियन पील का जो एक्टिविटी की थी उसमें हमने देखा था सेल का स्ट्रक्चर, राइट। हमने आयोडीन डाला था सॉल्यूशन में, पील में। सो व्हाई, और क्यों डाला था, व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन। हमने आयोडीन सॉल्यूशन क्यों डाला था, ताकि जो भी सेल के अंदर, राइट, अलग अलग कंपोनेंट्स है जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, वो हमें स्पेसिफिकली उनके केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो जो उन ऑर्गेनेल्स में
केमिकल कंपोजिशन होगा उसके अकॉर्डिंग उनका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इजीली उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट क्या है, राइट। Try it and see what the differences is. When we put iodine solution on the peels, did each and every cell get organelle get evenly colored? According to their chemical composition, different regions of the cell get colored, right? Differentially. Some regions appear darker than the other. So apart from iodine solution, we could also use safranin solution और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल्स, ठीक है। तो हम आयोडीन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं और सेफ्रेनिन सॉल्यूशन या मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन। So we have observed cells from an onion. Let us now observe cells from our own body. अब हमने प्लांट सेल लिया था, राइट। आप खुद एक बॉडी से लेके ह्यूमन बॉडी से लेंगे, अपनी बॉडी से खुद देखिए। Let us take a glass slide with a drop of water on it, right? Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the cheek. Does any material get stuck on spoon? तो जो वो आइसक्रीम की जो पिक होती है, राइट, डंडी सी होती है, उससे निकालना है, या स्पून होता है छोटा, उससे निकाल के देख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ अ नीडल वी कैन ट्रांसफर दिस मटेरियल एंड स्प्रेड इट इवनली ऑन द ग्लास स्लाइड kept ready for this. To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it, right? Now the material is ready for observation under microscope. Do not forget to put a cover slip on it, ठीक है। तो सेम जैसे हमने प्लांट सेल के टाइम पे किया था वैसे ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। बस लास्ट टाइम हमने अनियन पील लिया था, ठीक है, इस बार हमने अपने चीक से पोर्शन लिया है, राइट, उसको चेक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल्स वी सी, ड्रॉ इट ऑन द ऑब्जर्वेशन शीट। अब द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो सेल होता है, राइट, तो चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों ही सेल्स में ऑलमोस्ट सारे ही हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि चाहे वो कैसा भी स्ट्रक्चर हो, कैसा भी शेप हो, साइज हो, लेकिन ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल जो उसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, वो सब में सिमिलर होते हैं, राइट। सो न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस देखा हमने, जो मेन है, ठीक है, मेन जो बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है, किसी भी सेल के, वो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस की ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस पे एक डबल, ये न्यूक्लियस है पूरा, इस पे डबल लेयर, जैसे सेल सेल भी होती है सेल मेम्ब्रेन, राइट, या जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सिमिलरली जब अंदर उसके न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस पे भी सेम डबल लेयर्ड nuclear membrane होती है। The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, ठीक है। अब जो ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस पे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, जो अलाउ करते हैं ट्रांसफर करने के लिए मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है, अंदर से जो भी बाहर करना है, ठीक है, वेस्ट वगैरह जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर करने के लिए अलाउ करते हैं। दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। अब जब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो सेल के अंदर है ना, तो सेल के अंदर जो सारा लिक्विड है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या था, वो लिक्विड स्ट्रक्चर जिससे पूरा सेल अंदर से कवर है, जिसके अंदर, ठीक है। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो भी ट्रांसफर करना होता है मटेरियल, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प करती है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structure only when the cell is about to divide. जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसमें क्या है, कंटेन करता है क्रोमोसोम। और ये कब दिखते हैं हमें, क्रोमोसोम तभी दिखते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होने वाला होता है ना। सेल एक सेल से दूर डबल मतलब मल्टीपल होते रहते हैं, राइट। सो chromosomes contain information for inheritance of characters from the parents to the next generation in form of DNA। अब ये ध्यान रखना है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, राइट। तो न्यूक्लियस और ये क्रोमोसोम कब दिखते हैं, जब ब्रेक होने वाला होता है सेल, राइट, सेल जब डिवाइड करना है तो उस प्रोसीजर के टाइम में हमें क्रोमोसोम्स दिखते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोसोम किस चीज के लिए हेल्पफुल है, इनहेरिटेंस के लिए। जब नई जनरेशन बनती है, राइट, तो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में किस फॉर्म में आते हैं ये कैरेक्टर्स, डीएनए के। डीएनए होता क्या है,
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लियस से मिला है, ठीक है, ये एक जेनेटिक वो है, राइट, तो जेनेटिक मॉलिक्यूल है। तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए। अब जो क्रोमोसोम किससे बने हुए हैं, क्रोमोसोम बने हैं डीएनए से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और साथ ही साथ प्रोटीन से। क्यों, क्योंकि डीएनए क्या देगा, कैरेक्टरिस्टिक देगा, ट्रेड्स देगा, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन को, और प्रोटीन उस सेल को ग्रोथ के लिए नए मल्टीपल जब मल्टीप्लाई करेगा तो ग्रोथ के लिए चाहिए तो सही, राइट। So DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells, right? Functional segments of DNA are called genes. अब जो functional segments हैं, जो function करते हैं DNA के, उनको genes कहते हैं, right? जो आगे function करेंगे, उन segment को DNA के genes कहा जाता है। तो पता चल गया क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए क्या हेल्प करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेड्स है, उनको आगे नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए। प्रोटीन हेल्प करता है उसको, जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट किस लिए होती है सेल में, ताकि वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सके, फर्दर प्रोसीजर आगे कर सके, प्रोसेसेस अलग अलग। और जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का, उसको जीन कहा जाता है, राइट। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब वो सेल जो डिवाइड नहीं हुआ, नहीं हो रहा, उसके अंदर ये डीएनए किस तरीके से, किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में, राइट, याद रखना है, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर्स व्हेनेवर the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosome। तो जब तक ये डिवाइड नहीं होता, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ये अंदर दिख रहा है आपको, तो क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। धागे की जैसे बिल्कुल जैसे आप धागे को लपेट दें, मतलब ऐसा हो जाता है, तो वैसे स्ट्रक्चर में होता है। और जब सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम की फॉर्म में, राइट। चलिए, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब जो न्यूक्लियस है वो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। कौन सी, सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेल्स की, जिससे सेल मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स, ठीक है। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या हो गया, वो प्रोसेस जिसमें एक सिंगल सेल डिवाइड हो रहा है और दो नए सेल बना रहे हैं, राइट। It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell, ठीक है। अभी क्रूशियल रोल तो प्ले करता है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट में भी डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से सेल डेवलप होगा और कौन सा फॉर्म वो लेगा मैच्योरिटी के बाद, ठीक है, अपनी केमिकल एक्टिविटीज से। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined। अब किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया, उसमें जो ये न्यूक्लियर रीजन है, अभी दिखाया था ना मैंने न्यूक्लियस आपको, उसमें डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, राइट, उसके अंदर उसके अंदर वो क्रोमेटिन मटेरियल था। तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में जब ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं डिफाइंड होता, राइट, पुअरली डिफाइंड होता है, बेकार तरीके से डिफाइंड होता है, तो उसकी एब्सेंस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल लेयर बताई थी मैंने, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ऐसी जगह हो गई ये, जैसे न्यूक्लियस हो गया तो इसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है, वो लेयर ही नहीं है जो उस न्यूक्लियस को बचा के रखेगी, वो डबल लेयर नहीं है, खाली ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है, राइट, वो जो क्रोमेटिन मटेरियल टाइप का है, तो खाली न्यूक्लिक एसिड है, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, प्रोकार्योट्स, ठीक है, न्यूक्लियोइड, तो ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। अब organisms whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes, ठीक है। तो समझ आ गया, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है वो उसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं इसमें, ओके। साथ ही साथ वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक करते हैं, जिसके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है या न्यूक्लियर की वो नहीं है, वॉल नहीं है, लेयर नहीं है, उनको, उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकारियोट्स कहते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, और प्राइमरी, प्राइमरी ही चीज नहीं इनके पास, न्यूक्लियस को क्या चाहिए, प्राइमरी चीज क्या है उसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके पास वो प्राइमरी ही नहीं है लेयर, कारियोट मतलब न्यूक्लियस।
तो जो न्यूक्लियस की जो मेन उनके पास जो ज़रूरत है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वही नहीं है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड स्ट्रक्चर है, उन्हें प्रोकार्योट्स कहते हैं। और ऑर्गेनिजम्स विद सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जिनके पास प्रॉपर सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे ये डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और डिफाइंड स्ट्रक्चर था अच्छे से, उनको क्या कहते हैं? यूकारियोट्स। ठीक है, यू मतलब रियल, कार्योट्स मतलब वही न्यूक्लियस वाले, राइट। तो जिनके पास रियल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ठीक है, वो हो गए यूकारियोट्स। ओके, तो जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकारियोट्स, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और पोअरली डिफाइंड स्ट्रक्चर है वो प्रोकारियोट्स, राइट। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. अब अब ऐसा तो नहीं कि अब उनके पास वो नहीं है, लैग कर रहे हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, लेकिन सच ऑर्गेनल्स आर आल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स है वो करते हैं। The chlorophyll, the chlorophyll in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicles, ठीक है, bag-like structures, but not with plastids as in eukaryotes, ठीक है। तो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया में। फोटोसिंथेटिक मतलब जो प्लांट सेल्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, वो एसोसिएटेड होता है किससे? मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। उनके पास मेम्ब्रेन्स होती है, वेसिकल टाइप होते हैं, वेसिकल मतलब बैग, ठीक है, वेसल्स पाइप्स टाइप के, राइट, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बट उनके पास क्या होते हैं? प्लास्टिड नहीं होते, जैसे यूकारियोट्स के पास होते हैं। यूकारियोट्स मतलब जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, राइट। चलिए, नाउ साइटोप्लाज्म। अब हम बार बार साइटोप्लाज्म पढ़ तो रहे हैं, है क्या ये साइटोप्लाज्म? तो as we look at the temporary mounds of the onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane, है ना। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल के बाहर बाहर की, ठीक है, जो बाहर से सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्ट्रेन, उसमें काफी कम स्ट्रेन दिखेगा, तो इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ये जो स्ट्रे ये है पूरा सेल मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये पूरा जो लिक्विड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे हैं या है सेट है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट, राइट। ये फ्लूइड, जितना भी ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है अंदर सेल के जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं, वो फ्लूइड कंटेंट, उसको प्लाज्मा, तो सॉरी उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? एक तो सेल की मेम्ब्रेन है या सेल की लेयर है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन जिसके अंदर प्लाज्मा भरा हुआ है, राइट। चलिए, these organelles perform a specific function for the cell, organelles are enclosed by membranes, ठीक है। तो ये जो organelles होते हैं इन सबका स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है, जो भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, राइट, सेल के अंदर हैं जो, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, सॉरी, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर प्रोटेक्ट कर रहा है, और साइटोप्लाज्म के अंदर पूरे जो ये एनगल्फ हो रखे हैं, तो ये सब अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो in prokaryotes, besides the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent, ठीक है। जो तो प्रोकार्योट्स हैं, उस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन के साथ ही साथ इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। जिन सेल के पास मेम्ब्रेन होती है उनसे हटके, जिनके पास ये जो प्रोकार्योट हैं, जिनके पास न्यूक्लियर रीजन नहीं था डिफाइंड, या डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था, उनके पास कुछ ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो प्रोकार्योट्स हैं, जिनके पास प्रिमिटिव चीजें नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस नहीं है, तो उनके पास और भी चीजें लैक करेंगी जो एक नॉर्मल सेल के पास या यूकार्योट के पास है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द यूकार्योटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनके पास, राइट, एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो यूकार्योट क्या है? रियल रियल न्यूक्लियस है, राइट, इनका रियल न्यूक्लियस है। तो जब रियल न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, और जो भी उनके ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स, वो भी होंगे ही होंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। अब जो मेम्ब्रेन का हम एग्जांपल है तो वायरस, तो वायरस के पास ना ही डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, राइट,
ना ही वो लिविंग होता है जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर ना करे तो, राइट। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स, ठीक है, उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ अनटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी। तो उनके पास ना ही कोई स्ट्रक्चर है डिफाइंड, ठीक है, ना ही कोई मेम्ब्रेन है, जब तक वो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता, जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते, ठीक है। एंड यूज इट सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं वो, राइट, तो खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, खुद को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं थ्रू द सेल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक बॉडी इन विच इट एंटर्स, राइट। लाइक कोरोना वायरस, किसी भी, जब तक बाहर है बाहर है, जब जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो मल्टीप्लाई करता है खुद को हमारी बॉडी के सेल्स से हेल्प लेके, राइट। सेल ऑर्गेनेल्स, अब सेल ऑर्गेनेल्स हमने देखा कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो प्लाज्मा को कवर करे हुए वो मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा है पूरा लिक्विड फ्लूइड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो भी एनगल्ड ऑर्गेनेल्स हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। तो every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment, right? तो हर सेल के पास एक मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ, जो उसके खुद के कंटेंट्स को अलग करती है बाहर के एनवायरनमेंट से। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स need a need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structures or organelles within themselves, ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो सेपरेट करने के लिए खुद को एक दूसरे से, साथ ही साथ जो मेम्ब्रेन बाउंड है ये स्ट्रक्चर्स, लिटिल स्ट्रक्चर्स, इन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये परफॉर्म करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज, अपनी अपनी फंक्शंस। This is one of the features of the eukaryotic cells that distinguishes them from prokaryotic. तो ये यूकारियोटिक सेल का डिफरेंस है प्रोकारियोट से, कि यूकारियोट रियल सेल है, प्रोकारियोट अनरियल है, अनडिफाइंड है, उसके पास प्रॉपर चीजें नहीं है, ऑर्गेनेल्स नहीं है। तो जब ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे प्रॉपर, तो फंक्शंस भी प्रॉपर नहीं होंगे, राइट। यूकारियोटिक रियल सेल है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, स्पेसिफिक उसके पास सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो वो अपना अपना फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, राइट। ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे इतने छोटे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखे जा सकते हैं। We have talked about the nucleus in a previous section. Some important examples of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria and plastids. तो हम जो पढ़ेंगे, राइट, अब कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, हमने लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है ना। आज हम ये सब पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। आज की वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पढ़ेंगे, ठीक है, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी होगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा फाइनल, उसमें चैप्टर कंप्लीट होगा और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सो दैट इजीली लर्न भी हो जाए, और आपको ये जो जितनी भी नॉलेज है ये आपको बेनिफिट करेगी एग्जाम के टाइम में। बिकॉज एक साथ अगर सारी नॉलेज ले लेंगे तो कुछ चीज याद रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो डीप में जाएंगे, अच्छे से आपका स्टोर होगी नॉलेज, राइट। दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल्स, ठीक है। और ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन सबके सेल ऑर्गेनेल्स के अपने अपने कुछ क्रूशियल फंक्शन है जो परफॉर्म करते हैं, जिससे सेल एबल होता है बाकी सारे टास्क परफॉर्म करने में। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। क्या है ये, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, ऐसी ट्यूब्स है जिनपे मेम्ब्रेन है, राइट। मेम्ब्रेन हमें अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब जो सेल की जो बाहर की लेयर है, ठीक है, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पढ़ा, जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियस को वो करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे ही मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं ये, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जिनमें मेम्ब्रेन है। एंड शीट्स,
इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लैंग बैग्स वेसिकल्स की तरह, ठीक है। तो ये आपको सेल दिख रहे हैं, राइट। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर या ये शीट्स लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये जो येलो येलो में दिख रहे हैं आपको, तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें मेम्ब्रेन्स होती है, राइट। तो ये सारे स्ट्रक्चर देर आर, तो इनको क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बताया ना मैंने, मेम्ब्रेन है, याद रखो, लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रही है, राइट। तो सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, जो प्लाज्मा को कवर करके रखती है सेल के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब दो तरह के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर, ठीक है। अब देखो, बहुत इजी है समझना, रफ और स्मूथ। तो किसी रीजन से हम इसको रफ और स्मूथ कह रहे होंगे, चलो ये देखते हैं, इजीली से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स, ठीक है, अटैच टू इट्स सरफेस। तो ये रफ क्यों होते हैं, क्योंकि इस पे पार्टिकल्स, ये दिख रही है, इसके ऊपर रेड रेड डॉट्स हैं जो। तो किसी भी अगर चीज के ऊपर कोई स्मूथ चीज है, उसके ऊपर आप कुछ ग्रेन्यूल्स वगैरह कुछ भी गिरा दो, तो थोड़ा उसकी खुरदुरी सी हो जाती है स्ट्रक्चर, राइट। तो इसलिए हमने उसको रफ कह दिया, और रफ है। तो ये स्ट्रक्चर जिनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं उसके सरफेस पे, तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है, आर। तो ये वाले जिनके ऊपर राइबोसोम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइबोसोम्स क्या है, आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, ठीक है, ये हर एक्टिव सेल में प्रेजेंट होते हैं। आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, याद रखना है कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, साइट्स हैं, ठीक है। जैसे आप समझ लो प्रोडक्शन साइट है, फैक्ट्री है, जहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा है। So manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on the needs of the endoplasmic reticulum, ठीक है ना। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब स्मूथ का क्या काम है, वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। तो डिफरेंस याद रखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, राइबोसोम्स है, रफ है इसलिए वो उसके सरफेस पे उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स है, जिसकी वजह से वो रफ कहलाता है, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास राइबोसोम्स हैं, वो राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग साइट है, ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं वो। इसका ऑन द अदर हैंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं फैट मॉलिक्यूल और लिपिड, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, ठीक है, जो सेल फंक्शन के लिए जरूरत होती है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये याद रखना है। तो जो ये प्रोटीन है और लिपिड किस काम आते हैं, कुछ कुछ, ठीक है। बाकी प्रोटीन तो फंक्शन वगैरह स्ट्रक्चर और मतलब सेल को स्ट्रॉन्ग बनाने में, फंक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, राइट। तो कुछ प्रोटीन और लिपिड क्या करते हैं, बिल्ड करने में, बॉडी, हम जैसे हम प्रोटीन लेते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही सेल को में ये प्रोटीन और लिपिड क्या हेल्प करते हैं, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी जो लेयर है जो उसको टफ बनाएगी, प्रोटेक्ट करेगी उस मेम्ब्रेन को बनाने में, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन को बनाने का जो प्रोसीजर है उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। मेम्ब्रेन तो बन रही है, तो मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन याद रखो, बायोजेनेसिस मतलब उसको तैयार करना, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे वो तैयार हो रही है, राइट। तो सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोसेस है बनने का विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। some other proteins and lipids function as enzymes and hormones, कुछ प्रोटीन और लिपिड एंजाइम की तरह भी काम करते हैं और हार्मोन की तरह, ठीक है। Although the ER varies greatly in appearances in different cells, ठीक है, हालांकि जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है अलग अलग सेल में, बट होता सबके पास ही है, राइट, जो जो यूकारियोट्स हैं, ठीक है। आ गया, एंड इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम, इनका हमेशा ये देखिए नेटवर्क सिस्टम होता है, राइट, एक नेटवर्क की तरह, कहीं अलग अलग नहीं है, ये एक साथ होंगे, नेटवर्क बना हुआ है इनका।
Thus, one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins. तो इनका एक और फंक्शन क्या हो गया, अभी चैनल्स में है, ठीक है, इनका नेटवर्क है, तो इनका नेटवर्क क्या करता है, अभी जुड़े हुए हैं सबसे, राइट, तो इनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन्स को, स्पेशली सबको, राइट, हर सेल के पार्ट्स को, ऑर्गेनेल्स को, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, जो न्यूक्लियस है उसके और साइटोप्लाज्म के साथ, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करना. द ईआर endoplasmic reticulum also functions as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है ये एक सरफेस है, ठीक है, किसके लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है. इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, अभी ये चैप्टर 7 में आएगा, ये थोड़ा यहाँ पे आगे पढ़ना है. सो SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन एंड ड्रग्स. और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, राइट, जैसे आपके काउस वगैरह होते हैं, ठीक है, इनकी ये रीढ़ की हड्डी होती है, राइट, तो वर्टिब्रेट्स का क्या है, अगर वो कुछ सब्सटेंस ऐसा खा लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाय वगैरह कि जब वो खाते हैं तो वो कुछ ये प्लास्टिक वगैरह और ये सब भी खा लेते हैं, राइट, या कुछ जो भी उनको मिलता है वो भी चबा जाते हैं वो, तो उसमें काफ़ी चीज़ें पॉइजन हो सकती है, काफ़ी ड्रग्स हो सकता है, तो ये, ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हेल्प करता है ऐसे वर्टिब्रेट्स को, ऐसे एनिमल्स को, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करने के लिए ऐसे पॉइजन्स और ड्रग्स को, राइट. तो वर्टिब्रेट्स के लिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल, ठीक है फ्रेंड्स. सो आई होप आपको समझ आया हो ये सब, ठीक है. सो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, राइट. जितना भी मैंने अभी तक जो भी ऑर्गेनेल्स के बारे में समझाया है, जो भी कंटेंट बताया है, वो आपको समझ आया हो अच्छे से. कोई अगर डाउट होता है तो आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में उनको अच्छे से डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो. प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर ज़रूर कीजिए, सो दैट ये वीडियोस आप तो इसकी नॉलेज ले ही रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी इसकी बेनिफिट मिले, ठीक है. और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सो दैट हमारी फैमिली इंक्रीज हो, सो दैट ये नॉलेज औरों को भी मिलती रहे, और जो भी एस्पिरेंट अपने ड्रीम जॉब लेना चाहता है उसको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले. लर्न एंड हेल्प अदर्स टू लर्न, ठीक है, खुद भी पढ़िए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए पढ़ने में. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगला पार्ट आएगा, पार्ट 3, ठीक है, चैप्टर का. दैट विल बी द लास्ट वीडियो, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, चैनल सॉरी चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो टेक केयर फ्रेंड्स, स्टे एट होम, टेक केयर ऑफ योर फैमिली. जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखिए.